एक दो ज़ख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। जिसको नाक कह रहे थे और आज उसके गोद में जाकर बैठ गए हैं, जिसको जहर कह रहे थे आज उसको अमृत समझकर पी रहे हैं, तो किसी इंसान के गलत होने के लिए उनका ये अमल ही काफ़ी है। बीजेपी की गिराफ पहले से गिरा है और आने वाले दिनों में और गिराफ उनका गिरेगा। करोड़ों की नौकरियाँ कहाँ गईं, महंगाई क्यों बढ़ी, ये सारे सवालात अब होने लगे हैं। इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। उनके पास एक ही कमज़ोर हथियार है, वो मुसलमानों को शिकार करना है, मजहबी तनाव पैदा करना है और अपनी रोटी सेकनी है। सीमांचल में एक इनकलाब आया है, नौजवान और बूढ़े इस पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त राजद और जदयू जैसी जमात से हमारे कैडरों की तादाद कम नहीं है। जिनको परखने में हमसे गलती हुई वो लोग हमसे फरार हो गए, लेकिन हमारे जो कैडर थे, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी थे, वो अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सूबाई सदर और किशनगंज से लोकसभा के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली के अंदर। बिहार में जो मौजूदा क्राइसिस सियासत के अंदर आई है उसको लेकर के और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2024 इलेक्शन को लेकर के क्या मंसूबे हैं उसको लेकर के हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अख्तरुल ईमान साहब, आपका इस्तकबाल है मिलत टाइम के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि हमारे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पूरे मुल्क में घूम घूम कर इंडिया अलायंस बनाने का काम किया और आखिर में उन्होंने ये कह करके कि इंडिया अलायंस सही से काम नहीं कर रही है, भाजपा को हराने पे काम नहीं कर रही है, भाजपा को हराने की सही कोशिश नहीं कर रही है, इसलिए वो जाकर के भाजपा के साथ मिल गए। आखिर क्या मजबूरी रही होंगी उनकी? नीतीश कुमार के किरदार को समझने के लिए इनका ये चरित्र ही काफ़ी है कि जिसको कल तक वो जहर करते हुए थक नहीं रहे थे, जिसको नाक कह रहे थे और आज उसके गोद में जाकर बैठ गए हैं, जिसको जहर कह रहे थे आज उसको अमृत समझकर पी रहे हैं, तो किसी इंसान के गलत होने के लिए उनका ये अमल ही काफ़ी है। हमारे यहाँ मरहूम शायर यूसुफ़ी साहब थे, तो उनका एक बड़ा मशहूर वो है कि ज़मीर बेच के लोग कुर्सी से प्यार करते हैं, सियासी लोग यही कारोबार करते हैं। और इसको उन्होंने अपनी बेज़मीरी का और बेसमती का सबूत उसने दिया है कि नीतीश कुमार बिहार का सबसे बेवसूल सियासतदान है। इससे ज़्यादा इब्नुल वक्त सियासतदान अब तक पैदा नहीं हुआ और ये बिहार की सियासी दिवालियापन का मामला है कि बीजेपी का जो किरदार अपनी जगह पर है और राजद ने अजसर नौ इसको पनाह देकर कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि इस वक्त कांग्रेस और राजद को चाहिए कि बीजेपी और बीजेपी के हमनवा लोगों से अलग होकर अपने सेकुलर होने का सबूत पेश करे, लेकिन ये लोग ये नहीं कर पाते हैं। ये भी इब्नुल वक्ती की सियासत है, इस वक्त विचारधारा की नहीं बल्कि निज स्वार्थ की राजनीति बिहार में हो रही है। एमआईएम अल्हम्दुलिल्लाह इस उलट पुलट के जल्जले में ये दीवारें गिरी हैं, इनके महल गिरे हैं और एमआईएम गरीब के झोपड़ा की तरह, जहाँ ये जमात खड़ी थी झोपड़ी की तरह, वहाँ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस से लेकर के जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके लीडर्स ये कहते नज़र आते हैं कि 2024 के बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, संघ परिवार हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है और ये बात की जाती है कि फूले अम्बेडकर के विचारधारा को लेकर हमको आगे बढ़ना है, उसको महफूज रखना है। लेकिन फिर देखा जाता है केसी त्यागी साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ आरएसएस और मोदी की तारीफ़ करते हुए बीजेपी की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। इसको कैसे देखते हैं? मैं इन लोगों को दोहरा किरदार, दोगला किरदार इसी को कहते हैं। मसला ये है कि बिहार में जो बिहार का जो समाजी ढांचा है इसमें ये उल्टे लटक जाएंगे, लेकिन बिहार में इलेक्शन को बंद नहीं कर पाएंगे। बिहार मुख्तलिफ ज़ात, कबीले, ज़बान, कल्चर की सरजमीन रही है। ये जुमले ये नशे में बोल रहे हैं। यकीनन है कि बीजेपी की गिराफ पहले से गिरा है और आने वाले दिनों में और गिराफ उनका गिरेगा। मजहबी जुनून की सियासत बहुत दिनों तक नहीं होती। उबलते हुए पानी में इंसान को तस्वीर नज़र नहीं आती, पानी जब ठहर जाता है तस्वीर नज़र आती है। अब हमारे नौजवान कहने लगे हैं करोड़ों की नौकरियां कहाँ गईं, महंगाई क्यों बढ़ी, ये सारे सवालात अब होने लगे हैं। इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। उनके पास एक ही कमज़ोर हथियार है, वो मुसलमानों को शिकार करना है, मजहबी तनाव पैदा करना है और अपनी रोटी सेकनी है और बार बार ये सौदा वो नहीं करा सकते। हमें उम्मीद है कि वो इलेक्शन को रोक नहीं पाएंगे और जहाँ तक इनकी इब्नुल वक्ती है, अपने इब्नुल वक्ती पर पर्दा डालने के लिए ये इस तरह के बयानबाजी
का सहारा लेते हैं। मुस्लिम नौजवानों में मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर के एक बेदाई नज़र आ रही है पूरे मुल्क के अंदर। ऐसे में 2024 का इलेक्शन जब करीब है तो आप क्या देखते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 19 से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट का इस बार देखने को मिलेगा? बड़ी मेरे दिल की बात आपने कही है और मुस्लिम नौजवानों में बेदारी किस वजह से आ रही है, शायद उसके तरफ भी आपका लतीफ़ इशारा होगा कि इस वक्त वो मुस्लिम नौजवान जो एहसास कमतरी के समंदर में गर्क हुआ जाता था, जो बोलने की हिम्मत नहीं करता था, अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जुरतमंदाना मुदल्लल आईनी गुफ्तगू के बाद मुल्क भर में नौजवानों ने सीना सपड़ होकर सवाल करना, अपने हुकूक़ की बात करना, अपनी सियासी क़यादत खड़ी करने की बात करते हुए देखे जा रहे हैं। हम इससे हम अपने रोशन मुस्तक़बिल की तवक्को रखते हैं कि अक़लियतों के दरमियान में एक बेहतरीन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सियासी ताकत खड़ी होगी। बिहार में एमआईएम कितने सीटों पर, मुल्क भर में कितने सीटों पर आने वाले दिनों में मुकाबला कर सकती है? और एक ये खबर आ रही है कि मिथिलांचल से भी कोई कद्दावर लीडर हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में रहे हैं, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे या एमआईएम की तरफ जाकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस बारे में क्या राय है? मुल्क भर के ताल्लुक़ से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में 8-10 जगहों पर हम लोग की तैयारी चल रही है। लोगों की अर्ज़ियाँ भी आई हैं। अवैसी साहब अभी आए थे तो उनसे लोगों की मुलाकात भी हुई है। उन्होंने उन्हें हैदराबाद भी बुलाया है और हम लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिहार में अच्छी खासी सीट पर लड़ेंगे। जो लोग मुस्लिम लीडरशिप की हिमायत करते हैं उनमें बहुत सारे लोग ये शिकायत एमआईएम से करते हैं कि एमआईएम कैडर तैयार करने के ऊपर काम नहीं कर रही है, ज़मीनी सतह पर लॉन्ग टर्म पर काम नहीं कर पा रही है, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ख़ुद उस तरह का जहन रखते हैं वो एमआईएम में आ भी रहे हैं, जीत करके दूसरी पार्टियों में वापस भी चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मूवमेंट और आंदोलन की शक्ल एमआईएम नहीं ले पा रही है। इस बारे में क्या राय है? नहीं, इस बात में कदरे सच्चाई भी है, चूँकि बिहार के बेशतर हिस्से में अभी नौजवानों के दरमियान में हमारी रसाई तो हुई है, लेकिन उसका रिश्ता हमसे नहीं जुड़ा है। चूँकि मुस्लिम मिल्लत इस वक्त तज़ब्ज़ुब के शिकार में है, इधर जाएं उधर जाएं, इनके साथ जाएं उनके साथ जाएं, हुकूमत साजी करें अभी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में एक इनकलाब आया है, नौजवान और बूढ़े इस पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त राजद और जदयू जैसी जमात से हमारे कैडरों की तादाद कम नहीं है। मवाफिक हो ज़मी अच्छी नमी काफ़ी निगहबानी, फिर भी कोई दम चाहता है पौधे का सजर होना। अभी तो हमारी पार्टी कदम ही रखी है, हमारी पार्टी की बिहार में पाँव रखने के कितने दिन गुजरे हैं। इस दरमियान में 5 लोग हम लोग जीत के आए, बल्कि छठी जगह पर भी हमको कामयाबी मिली। तो मसला ये है कि हमारे कुछ वो हैं नौ आमूज साथी थे या मतलब पर साथी थे या जिनको परखने में हमसे गलती हुई, वो लोग हमसे फरार हो गए। लेकिन हमारे जो कैडर थे, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी थे, वो अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं। इन लोगों के जाने के बावजूद भी एमआईएम की अवामी जो हमायत थी उसमें कहीं से कोई कमी हम लोग नहीं देख रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि लोकसभा इलेक्शन में आप किशनगंज से उम्मीदवार हैं, तो किशनगंज और सीमांचल के और बिहार के मुसलमानों के वो कौन से इशूज़ होंगे जिनको आप चर्चे में और बहस में लाने की कोशिश करेंगे? एक दो ज़ख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। अगर सीमांचल के गम की दास्तान मुझसे ज़्यादा तो कोई जानता भी नहीं है। गुर्बत, अफलास, ना खानदगी और बेरोज़गारी, नदियों पर पुलों का तामीर न होना, सैलाब की तबाही का होना, हेल्थ के सेंटर्स का क़याम नहीं होना, तालीमी इदारों का क़याम नहीं होना, ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिस पर बुनियादी लड़ाई हमको लड़ने की ज़रूरत है। और इस बुनियादी लड़ाई की बात सिर्फ हम ज़बान से नहीं कहते, हमने इस लड़ाई को पिछले दिनों से लड़ा है और मुस्तक़िल इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और वही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस मुस्लिम मिल्लत के और जो मसाइल हैं, कब्रिस्तान का मसला हो, औक़ाफ़ के मसाइल हों, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, उर्दू का मसला हो, उर्दू असातिज़ा की बहाली का मसला हो, ये तमाम तर चीज़ों पर हम लड़ते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर हम जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं कि मुसलमानों के दरमियान में उनकी एक अपनी सियासी क़यादत खड़ी हो, और ये वो क़यादत रीढ़ की हड्डी है, ये साह कलीद है जो हमारे सारे मसाइल का हल साबित हो सकती है। शुक्रिया।